Okay. On 2 जुलाई 2022 से कंपनी इशूड 5% डिबेंचर्स, 5% कूपन रेट है विद अ फेस वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर 20 मिलियन। 20 मिलियन इज इशू प्राइस। इशू प्राइस को फेयर वैल्यू भी कहते हैं। इंक्रीइंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 0.5 मिलियन। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव रेट है 8% पर एनम। रिडेम्पशन वाला साल तो हमें चाहिए नहीं। तो पहले साल के एंड पर क्या जाएगा P&L में? अच्छा, डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए? डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो अब इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनटू इफेक्टिव रेट। जरा अब पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन में पूरा बनाया हुआ है। आप 20 माइनस 19.5 पे 8% लगा के देखें तो पेपर में इस तरह करना है, फिर टाइम नहीं होगा वो पूरा। वैसे तो अब पता नहीं इस अटेम्प्ट से मुझे लगता है इसने छोड़ ही दिया है, ये पता नहीं आगे क्या बनता है। इस तरह के एमसीक्यूज डालने इसने बंद कर दिए हैं, सिर्फ थियोरेटिकल एमसीक्यू आए हैं। पता नहीं FR1 में भी शायद इसी तरह आए हों, या न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी थे, थियोरेटिकल थे। FR2 में 100% थियोरेटिकल थे। Siri purchased 1 million shares of another company. Siri purchased 1 million shares of another company at a fair value of 23। अच्छा, ये हो गया भाई। Platinum issues 100 million 5% debentures, incurring issue cost of 3 million. These debentures are redeemable at a premium. What is the finance cost to be shown in P&L for 31 दिसंबर 15? ओहो, ये दूसरे साल का है, तो इसे फिर आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल प्रॉपर बनाना पड़ेगा और उस तरीके से चलेंगे आप। तो बिल्कुल हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई ऐसा टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है, इसको बस ऐसे ही फारक करें। तो इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से सवाल शुरू होगा और ये वाला 7.798 कहाँ चला जाएगा? P&L में। वसीम इशू 10 मिलियन 5% डिबेंचर्स, इंक्रीइंग इशू कॉस्ट ऑफ 4 लाख। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन? पहला साल, ये तो कुछ भी नहीं, फारक सवाल है। An entity acquires 6% TFC. Acquire 6% TFC. Investment in debentures. A financial asset for 970. ये हो गया purchase price at beginning of year 1. Interest receivable in arrears. The TFC is redeemable at the end of year 3 at a premium of 3%. इससे कोई रिडेम्पशन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आखिरी साल तक जाना ही नहीं। द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड, खुद ही बता दिया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस। बैलेंस शीट में क्या जाने ईयर 2 की? तो कौन सा क्वेश्चन है? 70। ईयर 2 की बैलेंस शीट में क्या जाना है? तो बस 970 से शुरू कर देंगे आप, 1009 चला जाएगा। यकम जनवरी को सिल्वर लिमिटेड परचेज 40,000 रुपीज 10 इक्विटी शेयर। भाई ये फेस वैल्यू होती है, कॉस्ट इज 30 पर शेयर। तो टी काउंट कहां से शुरू करेंगे? 40,000 इंटू 30। एनी रिवोकेबल इलेक्शन वॉज मेड टू रिकॉर्ड एट OCI। ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर कैपिटलाइज होंगी, फिर इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज करेंगे। एट ईयर एंड द शेयर्स वर ट्रेडेड एट 60। यहां से ईयर एंड की वैल्यू निकल आएगी। व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स? इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट। ओ, सारा सवाल इरेलेवेंट हो गया, सिर्फ एक चीज पूछी है उसने, व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज फेयर वैल्यू। बस टी काउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 40,000 इंटू 60 solution. Mercury purchased 1 million shares in Jupiter, a listed company, at 40 million on January 17. By the year end, the fair value of the Jupiter shares had moved to 48. If Mercury were to dispose of the shares, नहीं, ये तो cost to sell है ना, cost to sell तो स्टैंडर्ड में माइनस नहीं होती। इफ मर्करी वर टू डिस्पोज, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल स्टैंडर्ड में माइनस नहीं होती। अब करना क्या है? 40 मिलियन के जुबानी करें, 40 मिलियन पे टी काउंट बनाना है
डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है शेयर्स का? शेयर्स का डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है? एफईटीपीएल। एफईटीपीएल। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 40 मिलियन से टी काउंट शुरू करना है और 48 इंटू 1 मिलियन, 48 मिलियन पे टी काउंट क्लोज करना है। डन। 40 और 48 का डिफरेंस 8 मिलियन। अब बता दें कौन सी ऑप्शन सही है। डन। कुछ ना लिखा हो तो डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है शेयर्स में? एफईटीपीएल। चलें जी, ये वाला पढ़ लें जरा। बोले भाई। निकल लिमिटेड। निकल लिमिटेड इज अनसर्टन ऑफ हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट शुड प्रोफेशनल फीस नॉट बी, कब कैपिटलाइज नहीं होगी? पेटेंट खरीदने में तो IS 38 है, इसमें तो कैपिटलाइज करते हैं। ये तो IS 38 टेस्ट करा था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, FET OCI में भी कैपिटलाइज करते हैं। अब नहीं करते तो टिक कर लें डी को। In order to hold debt instrument at amortized cost, in order to hold debt instrument at amortized cost, in order to hold debt instrument at amortized cost, which two of the following test must pass? कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ये फेयर वैल्यू टेस्ट तो इसने अपनी तरफ से निकाला है कोई, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? ये शेयर ऑप्शंस तो इसको नहीं देना चाहिए था। शेयर्स ऑप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, शेयर्स हमारे सिलेबस में है। शेयर बहरहाल इक्विटी होती है। Debtor is a right to receive money, contractual right to receive money, और it is a financial liability, financial asset, financial, ये तो intangible assets is not a financial instrument। ये पढ़ लें, इसमें तो कोई मसला नहीं। How does, point number 9, how does IFRS 9 require investment in equity? Investment in equity से क्या मुराद है? Shares to be measured and accounted for। अगर मैं इनिशियल रिकॉग्निशन में इलेक्ट ना करूं, मुझे बताएं शेयर्स में इनिशियल रिकॉग्निशन में इलेक्ट क्या किया जाता है? इलेक्ट, इलेक्ट ना करूं, इलेक्ट तो इधर किया जाता है ना, तो डिफॉल्ट फिर FETPL है। ये भी आसान सा सवाल है। सोडियम लिमिटेड purchased a debt instrument, SL intends to hold the debt instruments and to collect interest payments। प्रिंसिपल भी होगा ना, जारी बात है। How should this be classified? Purchased, तो ये liability तो नहीं है, ये asset है। अगर एक कंपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर कर दे, how should this have been accounted for? In issuing debentures, मॉडल कौन सा लें फिर? इन इश्यूइंग डिबेंचर्स। डिफॉल्ट मॉडल लें, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये जरा था टेक्निकल। डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मॉडल कौन सा लें? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल ले लिया है तो एड तो इन्वेस्टमेंट्स में होता है, इशूइंग में नहीं होता। डिडक्ट फ्रॉम प्रोसीड ऑफ डिबेंचर्स, अमोर्टाइज्ड ओवर, ये तो अमोर्टाइज्ड तो नहीं। चार्ज टू P&L, P&L भी नहीं। डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड, प्रोसीड्स होती हैं इशू प्राइस। आगे चलें। फॉर विच कैटेगरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू? इनिशियल वैल्यू में एक्सक्लूड ना करें, रादर एक्सपेंस इट टू P&L।
अमोर्टाइज कॉस्ट में P&L में तो एक्सपेंस नहीं करते, लोन में से माइनस करते हैं। ये आपको पता है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट, इसमें लोन में से माइनस करते हैं। फाइनेंशियल एसेट एट FVTPL, फाइनेंशियल एसेट एट FVTPL, फाइनेंशियल एसेट एट, इसको तो एक्सपेंस में डालते हैं, शुरू वाली इनिशियल रिकॉग्निशन में नहीं डालते, इसको एक्सपेंस में डालते हैं। फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, इसमें भी कैपिटलाइज करते हैं, इसमें एक्सपेंस में नहीं डालते। फाइनेंशियल एसेट एट अच्छा, ये मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है, ये जो लाइन लिखी होती है ना, दीज शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 45 पर शेयर, इसका मतलब ये नहीं कि बिक गए हैं, मतलब ये कि बाजार में आजकल इतने के हैं, ये कैरी डाउन फेयर वैल्यू होती है। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफॉल्ट कैटेगरी ऑफ एन फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट डिफॉल्ट कैटेगरी FID। For debt instrument to be held under amortized cost, for debt investment, for debt investment, for debt investment to be held under amortized cost, it must pass two tests. One is cash flow characteristic test and the other one is, ये तो कोई टेस्ट नहीं है, ये भी कोई टेस्ट नहीं है, ये भी कोई टेस्ट, ये टेस्ट तो ये है बिजनेस मॉडल टेस्ट। ठीक है, अब रोको, फिर पार्ट सी भी शायद मैं थोड़ा सा कराऊंगा 15-20 मिनट का, और IAS 12 की डिस्कशन भी करनी है।